तो सर आप जब से आपके यहाँ पे सफारीज़ बहुत बहुत पहले से हो रही हैं, मतलब इवन आप ही एग्जैक्टली बताएं कि कब से कितने समय से आपके यहाँ सफारी हो रही है, और आपने सफारी में मारवाड़ी घोड़ा ही खास तौर पे क्यों चुना, उसके लिए थोड़ा सा आप बताएं। मैं जब पोलो खेल रहा था उस वक्त मैंने अरविंद सिंह जी मेवाड़ जो हैं जी श्री जी, उनसे 2 घोड़े लिए थे और वो मारवाड़ी थे। जी। और उसके बाद में 82 में ओके। एक बहुत बड़ी फिल्म यूनिट आई थी, हाँ, फार पवेलियन के नाम से जयपुर में। ओके। और उन्होंने जो घोड़े उसमें यूज़ किए थे वो पुलिस और आर्मी के थे लड़ाइयों के सीन के लिए, परंतु 25 घोड़े हम लोगों ने उनके लिए मारवाड़ी अच्छे अच्छे नस्ल के लेकर के आगे के जो फ्रंट लाइन एक्टर्स थे उनके लिए थे, क्योंकि फिल्म उस ज़माने में की स्टोरी थी, ब्रिटिश राज के टाइम। और जब वो फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई तब उनको चिंता हुई कि हम इन घोड़ों का क्या करेंगे। तो मैंने उनको मेरी तरफ से प्रपोज़ल दिया कि मैं ये घोड़े आपसे ले सकता हूँ, मैं रख लूँगा इनको। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने मेरे को 50% लेस करके जो वैल्यू थी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ आपने 1 साल काम किया तो आप ये घोड़े उस रेट पे ले लो। तो जब वो घोड़े मैंने लिए और पोलो भी खेला, तब ब्रिटिश पोलो टीम थी यहाँ पर एक जयपुर में। तो प्रॉपर पोलो खेला जाता था सर, या हाँ। कुछ फॉर्मेट चेंज था पोलो का? नहीं, सेम जो अभी चल है, रहा है, अभी हाँ, है जो वही चल पोलो रहा है वो का वही था। ओके। और उन ब्रिटिश पोलो टीम के क्या होता है कि पोलो टूर्नामेंट होता है 4 दिन का, फिर 2 दिन का गैप हो जाता है, फिर होता है। ओके। तो 2 दिन 3 दिन का गैप था, तो हम सब हमारे दोस्त और जो हमारे साथी थे उन ब्रिटिश लोगों को लेके हम रैनवाल जोगमेर की तरफ निकल गए 2 दिन के लिए कि भाई घूम के आते हैं। तो उन लोगों ने मुझे ये राय दी सफारी की। हमारे को इंडिया में इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं था जी। पर उन्होंने बताया कि अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में, कीनिया में ये सफारियाँ होती है और बहुत सक्सेसफुल होती है। तो जब उन्होंने मारवाड़ी घोड़े चलाए, उनका चाल देखी, उनका लुक देखा, उनकी स्टेमिना देखी, तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आपका टेरीन बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, गांव बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आपको यहाँ सफारी करनी चाहिए। तो उससे फिर मैंने 85 में सफारी का प्रोग्राम बनाया और हमने सफारी शुरू करी। तो यू आर द फर्स्ट वन इन वी इंडिया? वर द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ कमर्शियल बेसिस। कमर्शियल बेसिस। ऐसे तो घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे, हम भी निकल जाते थे, पर उसको एक बिजनेस का एक उसको रूप दिया, ऑफिशियल फॉर्मेट से आपने स्टार्ट किया और उसको स्टार्ट किया जी। तो उस टाइम से फिर हमने यही विचार रखा कि अब सिर्फ मारवाड़ी काठियावाड़ी ही रखेंगे, वी विल नॉट गो इनटू थॉरोब्रेड्स एट ऑल। ओके। और फिर धीरे धीरे स्पोर्ट्स वगैरह में उनको डाल करके हमने किया, क्योंकि देखिए ब्रीड शो तो अच्छे होते हैं जी। और होने भी चाहिए, वो तो ज़रूरी है, पर घोड़े की यूटिलिटी बहुत ज़रूरी है। यूटिलिटी तो उस बेसिस पे हमने स्पोर्ट्स में इनको उतारना शुरू किया 95 में। 95 मतलब अगर मारवाड़ी घोड़ा अगर ब्रीड ये अगर आगे जाएगी तो सब सारे ऑल ओवर एस्पेक्ट्स को अगर अपन लेके साथ में चलेंगे तो ही कहीं ना कहीं ये ब्रीड आगे तो ही कहीं ना कहीं हो गया। देखिए अगर 1-2 अभी जैसे हमने 6 घोड़े 2000 साल में हमने 6 घोड़े अमेरिका भेजे जी। फ्रांसिस का लेके गई जी। और वहाँ उन्होंने उनको ब्रीड किया। अब जब 6 ही गए हैं तो ना तो वहाँ कोई ब्रीड शो का कंपटीशन हो सकता है, कंपटीशन ना इसी प्रकार का, सिवाय ये कि हम जो भी घोड़ों का शो होता है वहाँ हमने उस ब्रीड को दिखाना शुरू किया। जी। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, घोड़े अच्छे लगे, उन्होंने कहा भाई इस ब्रीड के बारे में हमें ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार से उसकी एक पब्लिसिटी हुई, उसको एक रिकग्निशन मिलता है। और जो बुक्स हैं बाहर, जो रिकग्नाइज ब्रीड्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उसमें मारवाड़ी को एक जगह मिली उससे। परंतु जब तक कंपटीशन में घोड़ा नहीं उतरेगा, कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं उतरेगा, तब तक उसकी यूटिलिटी को कोई अगर नहीं जानेगा तो वो घोड़े क्यों रखेगा जी। तो उस बेसिस पे फिर हमने इनको इंडोरेंस और टेंट पैकिंग में डाला और वहाँ हम सक्सेसफुल हुए। हमने काफ़ी मेडल जीते। इंडोरेंस में तो 40 किलोमीटर 80, 60, 100 और 120 तक हमारे घोड़ों ने मेडल हासिल किया। और अब हम शो जंपिंग और ड्रेसाज में धीरे धीरे, ड्रेसाज पहले, शो जंपिंग मैं मानता हूँ कि बड़ा कठिन होगा जी। क्योंकि जब हायर लेवल में आप शो जंपिंग में जाओगे तो मारवाड़ी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रिलिमिनरी लेवल और
स्टेज 1 तक तो हम लाएं, क्योंकि वहाँ हाइट का फ़र्क है। हाइट का अगर जो जंप्स जो हैं उसमें हाइट वाले घोड़े और बड़े स्ट्रॉन्ग जो जिनके हाइंड क्वार्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हों, वो अच्छा जंप ले पाते हैं। तो वहाँ थोड़ी सी हमें दिक्कत ज़रूर होगी। पर ड्रेसाज जो खेल है जिसमें घोड़े का लुक और रिंग के अंदर उसको बताना पड़ता है किस चाल में उसको चलना है, वहाँ हमको पूरी उम्मीद है कि हम सक्सेसफुल होंगे। वेरी नाइस। सो सर, क्या ऐसा कह सकते हैं कि आप पहले ऐसे हैं जिन्होंने आप एक्सपोर्ट किया है इस ब्रीड को? यू आर द फर्स्ट वन ओनली फ्रॉम इंडिया? यस। ओके। तो सर, अब तक कितने हॉर्सेस अपन ने एक्सपोर्ट किए हैं अपने यहाँ पे स्टेबल्स? नहीं, देखिए 2000 में जब घोड़े गए तो अब क्या है कि अपने तो यहाँ तो वही वाली बात है कि अगर कोई अच्छा सक्सेसफुल काम हो रहा है तो कोई ना कोई उसकी टांग वहाँ खींच करके जो उसको ऊपर जा रहा रोकना है उसको चाहते खींचो नीचे हैं। से पहले, हाँ। तो लोगों ने बड़ा उसका कई सोसाइटीज़ जो दूसरी हैं उन्होंने इस तरीके से बोलना शुरू किया कि अच्छे घोड़े निकल जाएंगे और घोड़े चले जाएंगे और एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। जबकि हमने भी हमारे जो बेस्ट घोड़े थे, गजराज, शांति, प्यारी, जो भी हमारे बेस्ट थे, हमने वो नहीं भेजे। जी। हमने उनको यहाँ ही रखा कि ब्रीडिंग यहाँ ही करेंगे। हमने उनकी प्रोजनी को वहाँ भेजा। प्रोजेनी को हम भेजा। तो इसलिए हम भी अवेयर थे, हमको पता था कि भाई हमें किस प्रकार से इसको और plan इवन करना है। यार, तो मतलब आप तो उस ब्रीड को कहीं ना कहीं एक्सपांड ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको वही। इसका बढ़ावा ही हो रहा है, इसका मतलब घट नहीं सकता है कि अगर कोई चीज़ का एक्सपोर्ट शुरू रहा है तो कितने लोगों में इसकी अवेयरनेस शुरू हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं जानने की जरूरत वो जो 6 घोड़े गए थे, उन 6 घोड़ों की ब्रीडिंग जो वहाँ हुई अमेरिका में, वहाँ से अभी हमारे पास वेस्टर्न हेमस्फीयर, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी 27 घोड़े हैं। है। जी। अभी अमेरिका में हैं, स्पेन में हैं, जर्मनी में और फ्रांस में मारवाड़ी हॉर्सेस। मारवाड़ी हॉर्सेस वहाँ मौजूद हैं। वेरी नाइस। और अभी उम्मीद है कि और भी घोड़े जाएंगे। एक्सपोर्ट 19 सितंबर 2019 में गवर्नमेंट की मीटिंग में एक्सेप्टेड हो गया था एक्सपोर्ट वापस खोलने के लिए। और उसके बाद से कोविड आ गया तो कोविड लीगली ओपन। हाँ, लीगली ओपन है, परंतु उसको लाइसेंस प्रक्रिया में है। आप एकदम डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। राइट। वो पहले भी था, जब हमने 6 भेजे उस टाइम भी लाइसेंस प्रक्रिया थी। आप अप्लाई करें, लाइसेंस ले लें और फिर मेडिकली उसको पास कर लें और घोड़ों को बेच सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली प्रोसेस। हाँ, इस कंप्लीट प्रोसेस है। अभी इंक्वायरियाँ काफ़ी हैं, रशिया के लिए है, फ्रांस के लिए है, इंग्लैंड के लिए है और अमेरिका के लिए भी। तो ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में, और कितनी अच्छी नॉलेज है जहाँ पे लोग सिर्फ एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं और उसी दौड़ में सिर्फ भाग रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये बहुत डीपली इसमें सोचना चाहिए। और मेरा आने का उद्देश्य यही आपसे था कि कुछ नई जानकारियाँ लोगों तक पहुँचे, कुछ नई चीज़ें और कुछ नई इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाएँ जो लोगों को पता ही नहीं है अभी तक। लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं बिल्कुल। जो कि ओपन होने बहुत ज़रूरी हैं। और जो सर बोल रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, बिना आपसे पूछें कि आप उसको प्रूव कर सकते हैं। जो भी आप बोल रहे हैं, आपके वर्ड्स हैं, आप उसको तथ्यों के साथ प्रूव भी कर सकते बिल्कुल, हैं। absolutely, और absolutely, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो आपसे फ़ोन करके, आपसे बात करके, या फिर किसी भी तरीके की आप राय ले सकते हैं, किसी भी तरीके का सजेशन ले सकते हैं। मारवाड़ी घोड़ों में बहुत समय से आप कार्यरत हैं और अभी भी आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, हम बिल्कुल ओपन हैं। हमारी सोसाइटी में फ़ोन कर लें, पूछ लें कैसे क्या करना है। मैं तो लोगों को भी ये सुझाव दिया है कि एक्सपोर्ट तो खुल गया, जी। परंतु किस कंट्री में आपको घोड़ा भेजना है वो पहले आप चेक कर लें, जी। क्योंकि 90% कंट्रीज़ में उनकी तरफ से बैन लगा हुआ है। तो अगर आपको वहाँ से अगर कोई आ गया और उसने भी अपना होमवर्क नहीं किया और आकर के आपके पास ने घोड़ा खरीद लिया, तो वो उसकी कंट्री में जा ही नहीं सकता। तो अपने यहाँ से तो हम प्रक्रिया है, लाइसेंस बन जाएगा, पर वहाँ नहीं जा पाएगा तो अटक जाएगा। तो उसमें फिर क्या है कि अपने यहाँ का रेपुटेशन खराब होता है। रेपुटेशन खराब। वो आदमी ये कह देते हैं साहब हमारे को चीट कर लिया, पैसे ले लिए, घोड़ा नहीं भेज सके, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें पहले स्टडी करने के बाद ही लाइसेंस में आना चाहिए। प्रोसेस को आप फॉलो कर लें पूरा अच्छे तरीके से, उसके बाद ही आप इसमें जाएं। तो सर, अभी तक आपकी सोसाइटी ने कितने मारवाड़ी घोड़ों का डीएनए चेक कर लिया है? डीएनए की प्रक्रिया 2016 में शुरू करी हमने जी। और ये इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जैसे आप लोग तो सभी जगह जाते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जो चल रहा था सिस्टम कि ये बच्चा इस घोड़े का है। खास तौर से जो मशहूर घोड़े थे और हैं अभी भी, प्रभात हैं, आपका
ग्रेट गैमलर है, ये काला कांटा है, इस तरीके से जो भी मशहूर घोड़े थे, अभी दिलबाग रनिया, देवराज रनिया, ये सारे मशहूर घोड़े हैं। तो लोग ज़बरदस्ती बच्चों का नाम ले करके कि ये काला कांटा का बच्चा है, ये देवराज का है, ये ग्रेट गैमलर का है, और झूठ बोल करके लोगों के साथ पैसों का जो चीटिंग था वो हो रहा था। और इसलिए हमने ये सोचा कि ये तो लाइनेज भी ख़राब हो जाएगी। और वो ये भी हो रहा था कि जब तक आपको ये पता नहीं पड़े कि इसके वास्तव में बच्चा कितना है, किसका है, तो इनब्रीडिंग भी हो सकती है और उसके आगे जाके नुकसान भी बहुत सारे हैं। उसमें घोड़े का नुकसान, ब्रीडिंग का नुकसान है। तो इसलिए हमने ये डीएनए की प्रक्रिया शुरू करी स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। जी। स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूना बेस्ड है और वो थॉरोब्रेड इंडस्ट्री की रजिस्ट्री है। जी। तो हमें थोड़ा समय लगा उनसे परमिशन लेने के लिए, बिकॉज वेरी वेरी जेन्युइन। वो बिल्कुल क्लियर कट है, वो बड़ा जेन्युइन है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, कुछ कोई फेकनेस नहीं है वहाँ, कोई फेकनेस नहीं है। लोग तो समझ नहीं पा रहे इस बात को। और फिर हमने उनसे जब शुरू करी तो लोगों को समझाया। और मैं आपके इसमें भी ये कहना चाहूँगा, हमारे पास एक एप्लीकेशन आता है, उसमें सारा डिटेल भर के आता है, ये बच्चा इसका है, उसका नाम, पासपोर्ट नंबर वगैरह सब आता है। माइक्रो चिपिंग हम डालते हैं घोड़े में, तो वो नंबर आ जाता है। अब उसके बाद में जब हम उसका बाल का सैंपल लेते हैं, तो बाल का सैंपल जब हम लिफाफे में डालते हैं, उस वक्त माइक्रोचिप नंबर डालते हैं। ना तो मालिक का नाम है, ना उसका अता पता है, कुछ मालूम नहीं है, किसी को नहीं पता है। और वो लिफाफा जाता है लैब में चेकिंग के लिए। तो लैब वालों को भी ये नहीं मालूम है कि ये किसका है, कौन मालिक है, क्या है, मतलब देयर इज नो चांस ऑफ एनी चीज। हाँ, तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। मतलब अगर आपको लगता है कि वहाँ जाके भी अगर ये चीजें बदल सकती है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जो लिस्ट यहाँ से जाती है उसमें मालिक का नाम जाता ही नहीं, पॉसिबिलिटी उसमें सिर्फ माइक्रोचिप नंबर, गांव का नाम नहीं है, एरिया का नाम नहीं है, आदमी का नाम नहीं है, तो फिर क्या वो ये जाता है बस। वो जो कुछ भी है वो हमारे पास रिकॉर्ड में है, उनके पास वही जाता है और उसी से वो हमारे को रिकॉर्ड भेजते हैं। फिर हम उसमें मालिक को ऐड करके और उसको हम बताते हैं। तो ये इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि ये जो लोगों में अभी बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है इस डीएनए प्रोसेस को लेके कि आप कितना भी डीएनए करवा लो, ये तब भी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, उस लेवल तक पॉसिबल नहीं है। ये थोरों में जो क्लियरिटी है, वो क्लियरिटी यहाँ पे आने में बहुत समय लगेगा। ये ये जो भ्रांतियाँ हैं लोगों में, या फिर ये जो चीज़ें हैं, जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, इसी को दूर करने के लिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। और अभी जैसे आपने खुद ने ये बात कही कि लोग कहते हैं कि थोरोब्रेड में बड़ी क्लैरिटी है। तो जो थोरोब्रेड इंडस्ट्री का जो लैब है, वही तो मारवाड़ी घोड़े को सेम ग्रुप। और अभी तो ये हो गया कि कोविड के बाद में पूना वाली लैब भी हमारी जो है उसमें मशीनें पुरानी हो चुकी थी और अभी नई मशीनें आई नहीं है। तो वो लैब भी सारे जो टेस्टिंग है वो भेजते हैं आयरलैंड, विदेश जाती है। और आयरलैंड की लैब जो है वो वर्ल्ड की वेदरबीज द्वारा नंबर 1 लैब है, जहाँ पूरी दुनिया के घोड़ों की टेस्टिंग होती है। तो वो खास तौर पे मारवाड़ी के लिए चीटिंग क्यों करेंगे? मारवाड़ी के लिए उनका रेपुटेशन भी उस लेवल का है, मतलब उनके ग्राफ और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उस लेवल के हैं। तो वो किसी भी ब्रीड के लिए क्यों अपना स्टैंडर्ड गिराएंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत एक है। और ये थोड़ा कन्फ्यूजन, मैं बड़ा ऑनेस्टली इस बात को कहूँगा कि ये कन्फ्यूजन आया क्यों? ये कन्फ्यूजन इसलिए आया है लोगों के दिमाग में कि पहले दूसरी सोसाइटी इसकी खिलाफत में थी डीएनए की। वो एक पासपोर्ट इशू करते थे जिसमें वो लिखते थे सायर का नाम और मेयर का नाम और कहते ये बच्चा उसका है। देयर इज ओनली रजिस्ट्रेशन, बस वो एक रजिस्ट्रेशन था। अब चाहे वो सही था कि गलत था, मालिक ने कह दिया ये उसका बच्चा है तो उन्होंने लिख दिया। इट्स ऑल बेस्ड ऑन सोसाइटी, बेस्ड ऑन द ओनर। उसने कह दिया कि भाई ये बच्चा इसका है तो उन्होंने एंट्री कर दी। राइट। पर अब डीएनए में वही पासपोर्ट्स पे गलतियां आ रही। जब डीएनए अब हो रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि तो बच्चा उसका है नहीं। तो ये सारी चीजें आई तो वो खिलाफत में थे डीएनए की। और अब वो खुद डीएनए करना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई। उन्होंने भी डीएनए करना शुरू कर दिया। फर्क कहाँ आ रहा है? जो हमारी सोसाइटी भारतीय अश्व संस्था जो डीएनए करती है, हम उस रिपोर्ट को पब्लिक करते हैं। और पब्लिक करना इसलिए जरूरी है कि मालिक
लोगों को जो ब्रीडर हैं उसको मालूम होना चाहिए कि ये बच्चा वास्तव में उस घोड़े का है या नहीं है। नहीं है। अगर हम उसको पब्लिकली नहीं बताएंगे तो वो झूठ चलता रहेगा, तो उसमें कोई फायदा ही नहीं है फिर डीएनए फायदा करने ही का। नहीं है करने का। जबकि वो लोग जो अब डीएनए कर रहे हैं वो सिर्फ मालिक को बता रहे हैं कि भाई ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसलिए लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई रिपोर्ट उनकी वहाँ ओपन क्यों नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, पर हमारे उन रिपोर्ट्स में देयर इज़ नो डिफरेंस। हम देखिए बिल्कुल सर, मैं तो इसमें मैं मतलब मेरा इनपुट अगर मैं इसमें डालना चाहूँ तो इसमें क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअल भी हो सकती है। अगर आप अगर देखो, जो घोड़ा बेच रहा है ना वो किसी भी लेवल तक जाके उसको बेच सकता है, बेचने की कोशिश करेगा, बट क्लियर किसको होना है, जो खरीद रहा है। तो उसको बहुत अच्छे से और बहुत डीपली जाके ये चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना तो आप हमेशा डाउट करते रहोगे कि डीएनए फेक है, जबकि आपका प्रोसेस आपको जाके देखना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली प्रोसेस तक जा रहे हैं कि नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इनपुट जो है ना, वो जो एफर्ट्स हैं वो खरीदने वाले को डालने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब की स्थिति ये है, मैं ऐसा मानता हूँ। डीएनए तो अपने आप में, आप जैसे आपने आपने फरमाया कि पुणे से भी अभी नहीं हो रहा है, अभी आयरलैंड जा रही है रिपोर्ट्स, तो इट्स बहुत ही अपने आप में बहुत ही जेन्युइन बात है ये। तो सर, मारवाड़ी घोड़ों का मैं जानना चाहूँगा कि मारवाड़ी घोड़ों का कोई ऑफिशियल मानक सेट, यानी कि उसका कुछ उस ब्रीड का कुछ क्राइटेरिया सेट हुए हैं अभी तक? देखिए, सबसे पहले जो क्राइटेरिया बना वो भारतीय अश्व संस्था ने बनाया था जी, और वो एनआरसी के डायरेक्टर साहब, उनके सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सोहन सिंह जी राठौड़, बहुत बड़े मान्यता प्राप्त, एनआरसी बीकानेर, एनआरसी हिसार, वो बड़ा सेंटर है, बीकानेर उनका सब सेंटर है। तो हिसार वाले जो भी थे वो सारे यहाँ मौजूद थे। डॉक्टर राठौड़ जो कि मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं घोड़ों में थे, और वो मौजूद थे। और राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्योंकि उसी में आती थी एनिमल हस्बेंड्री में, वो यहाँ मौजूद थे अपने लोगों के साथ, और वहाँ यहीं बैठ के डूनलोद में सारा डिस्कशन चला, और उसके बाद में एक ब्रीड स्टैंडर्ड बना। दूसरा ब्रीड स्टैंडर्ड बना मारवाड़ी सोसाइटी का जोधपुर में, जिसको हम लोगों ने भी अटेंड किया, सभी थे, वो लोग भी थे, हम लोग भी मौजूद थे वहाँ। उन्होंने एक अलग 90% मैं कहूँगा कि एक टाइप के ही पॉइंट्स थे, पर वो सोसाइटी भी चाह रही थी कि हम भी निकालें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था उनका, बिल्कुल सब निकाल सकते हैं, अच्छा है। तो उन्होंने सिर्फ 1-2 पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत डिफरेंस था, बाकी एग्जैक्टली दस मोर और लेस सेम था। तीसरा हमारा बना 2006 में, वो हिसार में गवर्नमेंट के वहाँ हमारी मीटिंग हुई, काफ़ी लोग, हम जितने ब्रीडर्स थे सोसाइटीज़ के थे, हम वहाँ मौजूद थे सब। गवर्नमेंट का एक अलग रुख था। गवर्नमेंट का क्या होता है कि मापदंड साइज पे चलता है। अब उन्होंने जो मारवाड़ी का जो ब्रीड स्टैंडर्ड बनाया, उसमें ये लिखा कि कान इतने साइज का होना चाहिए, पैर में हड्डी इतनी साइज की। हमने कहा साहब ये इसको कौन देखेगा, कौन मेजर करेगा, और इसमें तो आउट होने के चांसेस बहुत हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारा तो एक ऐसा सिस्टम है। तो हमने कहा ठीक है, आपके साथ बैठ के हम उसको भी फाइनल करेंगे। तो ये 3 ही स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, और अब हमारा उसमें ये था कि 3 स्टैंडर्ड्स आर बस ये मारवाड़ी सोसाइटी का जोधपुर में बना, भारतीय अश्व संस्था का यहाँ बना, उसकी बुकलेट है, और एनआरसी हिसार ने अपना एक स्टैंडर्ड। तो उसके सर कुछ खास पॉइंट्स जैसे क्या उन्होंने? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा इश्यू जो अभी चल रहा है वो हाइट को लेके। कलर्स में कोई इश्यूज नहीं है जी, किसी और चीज़ में कोई इश्यू नहीं है। 2 इश्यूज आ रही हैं इसमें, एक तो हाइट। अब मारवाड़ी की जो अपन मानते हैं कि 62 मतलब मैक्सिमम हाइट अपन मानते हैं 62 इंचेस, 62, और 14.2 से शुरू होता है। 14.2 से अगर नीचे घोड़ा है, 14 हाथ से नीचे है, तो वो पोनी माना जाता है। और 14.2 एंड अबव 15 हैंड्स तक, हाँ, तो अपन उसको 62 इंचेस तक मानते हैं। अब लोगों में जो हमने ट्रेंड देखा है, अभी पंजाब में 66 बता रहा है, कोई 68 बता रहा है, कोई 69 तक बता रहे हैं। तो ये हम नहीं उसको सही मानते, ये बिल्कुल गलत है। और हमें लगता है कि उसमें डेफिनेटली थॉरोब्रेड से या किसी और ब्रीडों से उनकी ब्रीडिंग हुई है। अब शोज़ के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो घोड़े आते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बड़े घोड़े जज उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे या जो नॉर्मल हाइट वाले को प्रेफरेंस देंगे।
तो उस पे डिस्कशंस अभी कुछ महीने पहले हिसार में हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी सोसाइटीज़ की, और वहाँ हम लोगों ने ये तय किया था कि 62 से इसको बढ़ा करके 63 तक लाना चाह रहे थे जी। पर जो मैक्सिमम ब्रीडर्स थे उन्होंने उसको 64 तक करने के लिए कोशिश करी है, बात करी है। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, हम उसको भी लिख देते हैं कि भाई 64 तक भी माना जाए, पर उससे ऊपर अगर कोई घोड़ा होगा तो वो बिल्कुल गलत होगा, उसको नहीं माना जाएगा, कैटेगरी से आउट हो जाएगा, कैटेगरी से आउट हो जाएगा। जी। तो एक तो ये बड़ा मुद्दा है, बाकी के सारे चीज़ें ठीक थी, कलर्स में कोई इश्यूज नहीं है। कलर्स एंड ईयर पोजीशन, हाँ, ईयर पोजीशन में भी नहीं है। देखिए ईयर के तो लोगों को ये भ्रम है कि जब घोड़ा रिंग के अंदर आता है तो कान के पॉइंट मिलते हैं, कोई कान के पॉइंट नहीं मिलते कहीं भी। ऐसा कोई भी सोसाइटी के आप जजिंग शीट देखेंगे तो उसमें कान का पॉइंट नहीं है, शीट तो नहीं लुक है, शीट तो नहीं देखा मैंने, लेकिन कान का मतलब मैंने इम्पोर्टेंस है। हाँ, वो सुना है मैंने कि कान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, और उसके भी पॉइंट्स हैं। तो अगर आप ये एक ऐसी चीज़ है, पर उसका लिए अलग से कोई माना नहीं जाता है, क्योंकि कान आपको कहते हैं साहब अगर ऐसे है तो ठीक है, अगर ऐसे हो गए तो ठीक नहीं है, और कोई भी इस प्रकार का है। बट हाँ, ओवरऑल जो उसका फेस है और उसके ऊपर जो उसकी कान की सेटिंग है, तो वो ओवरऑल ही माना जाता है, हेड में आ जाता है। ओके। हम ये नहीं करेंगे कि आँख के पॉइंट अलग हैं और उसके नाक के अलग है, कान के अलग है। वो आपके इंडिविजुअल, आपके देखने का नजरिया, हाँ, वो आपका पर्सनल, तो वो वाली सी इश्यू है। बाकी देयर इज नो अदर ऐसे इश्यू नहीं है। और ब्रीड स्टैंडर्ड की भी मैं आपको एक बात बताऊं, सरकारी मीटिंग में भी हमने ये बात कही है, देयर इज नो क्वेश्चन। लोग कहते हैं मेरा घोड़ा प्योर है, वो गलत है। प्योर का क्या डेफिनेशन, क्या मायना है उसका, सही बात है। अगर जो इंटरनेशनल मायना होता है प्योरिटी का, वो 4 जनरेशन्स के बाद आता है। ओके। अगर 4 जनरेशन की लाइनें आपकी रिकॉर्डेड हैं, डीएनए किया हुआ है, तो उसके बाद कहते हैं कि भाई अब इस लाइन की घोड़े जो चल रहे हैं, अब ये उस लाइन की प्योरिटी में आ रहा है, प्योरिटी में आ रहा है। हम लोग उस बात को सरकार को भी समझाया है कि हम वो नहीं कहना चाहते कि घोड़ा प्योर है, पर हम ये जरूर कहते हैं कि ट्रू टू ब्रीड, अगर ब्रीड स्टैंडर्ड जो आपका है उससे वो अगर मेल खाता हुआ है तो ट्रू टू ब्रीड घोड़ा है, तो उसकी ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग होनी चाहिए। प्योरिटी के लिए देयर इज नो, अभी उस एक अलग सब्जेक्ट है, तो उसका आप चाहोगे तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि हम उसमें क्या कर रहे हैं। एक बहुत लंबे समय से एक अच्छा वीडियो उसमें अपन सेपरेटली पोर्शन में बना लेंगे अपन। तो डेफिनेटली मतलब बहुत ही आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे आपने इतना आपका समय दिया, और ये बातें जो है लोगों तक जानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं नहीं मानता अपने आप को कि मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, बट मैं कोशिश कर सकता हूँ बेस्ट होने की। तो वही है कि जो मारवाड़ी घोड़ों के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, या मारवाड़ी घोड़ों तक आपको के अंदर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट लोगों के आप उन चीज़ों में बात कर सकें जो कैपेबल हैं, या जो राइट पर्सन है, उससे आप राइट क्वेश्चंस एटलीस्ट पुट अप कर सकें। एज एक यूट्यूबर का ये ड्यूटी होती है।